हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। सो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं अपने उसी सेशन की जिसमें हम लगातार इन लिटरेरी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आज का सेशन भी कुछ थोड़ा सा जबरदस्त होने वाला है, तो सब बच्चे इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। और लेते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि लास्ट क्वेश्चन था पिछले सेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर ने इनमें से कौन सा लिखा है? तो हमारा आंसर बनेगा यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिटन? इट इज ट्वेल्थ नाइट। भाई अगर हम इसमें से देखें तो ऑब्वियसली किसने, शेक्सपियर ने कौन सा लिखा है? इट इज द ट्वेल्थ नाइट। तो आंसर हमारा डी जाएगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 311। जॉन डन इज फेमस फॉर हिज। अगर हम जॉन डन की बात करें तो जॉन डन बेसिकली हमारे आते हैं प्यूरिटन पीरियड में, राइट? किस में देखेंगे? इज फेमस फॉर हिज, किस वर्क के लिए? क्या वो सोनेट के लिए है, बैलेड के लिए है, नोवेल के लिए है, या फिर मेटाफिजिकल पोएम्स? तो ऑब्वियसली गाइज मेटाफिजिकल पोएम्स के लिए। यानी अगर हम यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएम्स देखें तो इनकी क्या है? कैनोनाइजेशन है। बड़ी जबरदस्त पोएम है। यहां पे एक लवर अपनी बिलव्ड को कैनोनाइज करने की बात करता है। या हम देखते हैं द फ्ली, जबरदस्त। इसमें भी क्या जबरदस्त फार फेस्ट इन्होंने मेटाफर का यूज किया है, कंसीट का यूज किया है। और इस फ्ली में भी वो एक एमोरस कंडीशन को एक लवर एंड बिलव्ड की बनाते हैं। तो मेटाफिजिकल पोएम्स के लिए ऑब्वियसली जॉन डन जाने जाते हैं, एंड ही इज द फादर ऑफ और द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो मेटाफिजिकल स्कूल था बेसिकली दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जॉन डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 312। इन द पोएम डैफोडिल्स स्प्राइटली डांस मीन्स। तो जो वर्क है डैफोडिल्स का, जो किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। यहां पे स्प्राइटली डांस आता है, यानी वहां पे जो डैफोडिल्स हैं, जो फूल हैं, ये फूल, ये फ्लावर बेसिकली क्या करते हैं? स्प्राइटली डांस। तो ये स्प्राइटली बेसिकली किसको शो करता है? डांस को। अगली डांस, नॉनसेंस डांस, लाइवली डांस, या फिर नाइस डांस? तो आंसर गाइस हमारा बनेगा सी। एक्चुअली स्प्राइटली डांस का मींस किससे रहता है? लाइवली डांस से। ऐसा लगता है जैसे कोई लाइव यहां पे डांस कर रहा हो। अगले क्वेश्चन की बात है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? इंग्लिश प्रोज के फादर हम किसको कहते हैं? तो गाइस देख के बताओ, क्या ये हेनरी फील्डिंग है, विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, या फिर जॉन वाइक्लिफ हैं? तो 100% ये जॉन वाइक्लिफ हैं। रेनेसेंस पीरियड में अगर आप देखें, बल्कि रेनेसेंस के बाद ही हम इनको लगभग देखते हैं चौसेरियन पीरियड में, है ना? चौसेरियन पीरियड में हम वाइक्लिफ को देखते हैं। ही हैड ट्रांसलेटेड, he was the great translator of the first translator of Bible, है ना, into English। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हमारे सबसे पहले कौन थे? वाइक्लिफ। इसी वजह से इनको कहा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। तो ये क्वेश्चन आपका जबरदस्त है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट सक्सेसफुल इंग्लिश नॉवेल? अब अगर हम फर्स्ट सक्सेसफुल, देखो लिखा क्या है? फर्स्ट सक्सेसफुल इंग्लिश नॉवेल। तो गाइज ये बेसिकली रॉबिन्सन क्रूजो है। कौन सा है? इट वॉज रॉबिन्सन क्रूजो। पामेला का कहीं कहीं पे नाम आता है, बट कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। गॉर्बोडा का अगर हम देखें तो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है, इट्स द प्योर ट्रेजेडी। लेकिन अगर हम पामेला की बात करें, ये एपिस्टोलरी नॉवेल है ना? इलियड एक एपिक है, जबकि रॉबिन्सन क्रूजो दैट वाज रिटन बाय डेनियल डिफो, 18th सेंचुरी डेनियल डिफो। तो डेनियल डिफो ने जो लिखा था दैट वाज दिस रॉबिन्सन क्रूजो, है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टेनिशंस इन मेमोरियम इज ए। क्या है ये? क्या एक एलिजी है, सोनेट है, बैलेड है, या फिर लिरिक है? गाइस अगर हम बात करें इन मेमोरियम की, इट वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ AHH। जबरदस्त दोस्त थे इनके, कैम्ब्रिज के फ्रेंड थे, जिनका नाम था ऑर्थर हेनरी हलाम। ऑर्थर हेनरी हलाम। ही वॉज ऑल्सो द फियांसी ऑफ हिज सिस्टर। टेनिशन की सिस्टर के वो फियांस भी थे। दैट वॉज द रीजन कि ही हैड रिटन एन एलिजी ऑन हिज डेथ। वो बड़ी जल्दी बेसिकली किससे मर गए थे? ब्रेन हेमरेज से। तो इसी वजह से इन्होंने क्या लिखी थी? इन मेमोरियम एज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ऑर्थर हेनरी हलाम। ये इतना जबरदस्त वर्क है गाइस कि इस वर्क के बारे में
क्वीन विक्टोरिया क्या कहती हैं? सी, क्वीन विक्टोरिया जब उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, सो शी यूज्ड टू से दैट व्हेनेवर आई फेल्ट अलोन और डिप्रेस्ड आई यूज्ड टू गो थ्रू द इन मेमोरियम। मैंने इन मेमोरियम को पढ़ा और इस इन मेमोरियम ने मुझे और मेरी स्पिरिट को, मेरी सोल को सूद किया, यानी कि शी यूज्ड टू बी हैप्पी आफ्टर गोइंग थ्रू द इन मेमोरियम। इतना बेहतर लिखा गया इन मेमोरियम है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज? इनमें से कौन विक्टोरियन एज का पोएट है? भाई अगर हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें, शेक्सपियर की बात करें, वर्ड्सवर्थ या विलियम ब्लेक, तो ये तीनों वाले पहले के हैं, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग अगर हम देखें तो ही बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज में बेसिकली रॉबर्ट ब्राउनिंग आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड इज रिटन बाय। डेविड कॉपरफील्ड बेसिकली लिखा किसने है? क्या ये हार्डी ने लिखा, शेक्सपियर ने, मार्लो ने या डिकेंस ने? तो गाइस ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है। अगर हम इनको देखें तो ही इज एन विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। ओवर सेंटिमेंटल चीजों को बनाते हैं, प्लॉसिबिलिटी का भी यूज करते हैं, है ना। ओवर सेंटिमेंटली प्लॉसिबिलिटी का मतलब है कि वहां पे सेंटिमेंट्स जो है वो कुछ जबरदस्त बनाते हैं, जानबूझ के बनाते हैं, जिससे कि वर्क पैथेटिक हो जाए। तो डेविड कॉपरफील्ड भी इनका ऐसा ही वर्क है। तो बेसिकली कौन है ये? चार्ल्स डिकेंस। अब एक क्वेश्चन बनता है, द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। क्वेश्चन बना के ये पोएट ऑफ दीज लाइंस, हु इज द पोएट? तो पोएट गाइज यहाँ पे पीबी शैली है। आप देखते हैं कि लास्ट लाइंस होती हैं किस वर्क की? ओड टू द वेस्ट विंड, ऑड टू द वेस्ट विंड। तो वेस्ट विंड की जब ये लास्ट लाइंस हैं ऑड टू द वेस्ट विंड की, तो 100% ही किसने लिखी है? पीबी शैली ने। राइट गाइज, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर हम यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर की बात करें तो ही वॉज एट 41। कब की बातें हैं? 1907। 1907 में 41 की एज में बताओ किसको मिला था? इट वॉज गाइज रुडयार्ड किपलिंग। समझ रहे हैं? जंगल बुक को लिखने वाले, जबरदस्त वर्क्स लिखने वाले रुडयार्ड किपलिंग वॉन दिस प्राइज एट द वेरी यंग एज 41 इन 1907। लेकिन गाइज 2007 में अगर मैं कहूं ओल्डेस्ट को मिला है 88 में, बताओ जरा कौन है? लॉरेंस लिसिंग, एक मिनट, सॉरी, डोरिस। ये कौन है हमारी? डोरिस लिसिंग। तो डोरी लिसिंग को बेसिकली ये 88 की एज में कितने, कब मिला है? 2000, 100 ईयर्स बाद। और गाइज एक और है यहां पे बड़ा जबरदस्त 1931 में, जिनका नाम है एरिक एक्सेल कार्लफेल्ट। एरिक एक्सेल, एरिक एक्सेल, AXEL, कार्ल फेल्ट। एरिक एक्सेल कार्ल फेल्ट कैसे हैं? जिनको पोस्थुमसली दिया गया है। यह भी क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त बनता है, पोस्थुमसली, है ना। हो सकता है ये आगे आ गया हो, लेकिन इसमें यहां को लिख देते हैं हम, ये गाइज उनको पोस्थुमसली मिला है। तो ये भी याद रखना है। तो तीन बातें आपने देखी, 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को यंगेस्ट एज में, 2007 में 88 की एज में डोरिस लिसिंग को, और एरिक एक्सेल कार्ल फेल्ट को पोस्थुमसली मिला है ये वर्क, क्या? नोबेल प्राइज। तो बच्चों ये बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 320 पे आते हैं, द बैटल ऑफ द बुक इज रिटन बाय। बैटल ऑफ द बुक अगर मैं कहूं तो अगेन ये वर्क भी कैसा है? एलिगोरिकल। और गाइज ये मॉक एपिक है। बेसिकली किसमें है, किसने लिखा है ये? इट वॉज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। तो जोनाथन स्विफ्ट ने बेसिकली द बैटल ऑफ द बुक्स को लिखा था किंग्स की लाइब्रेरी में। किंग्स लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं गाइज वो अलाइव हो जाती हैं, वो जिंदा हो जाती हैं, और बुक्स के बीच में एक बैटल होता है। तो कुछ बुक्स यहां पे है, कुछ बुक्स यहां पे। लेकिन बड़ी बात क्या है, इसे क्या दिखाना चाहते थे वो, कि ये जो बुक्स हैं ये ओल्ड बुक्स हैं, एंशियंट बुक्स हैं, और ये कैसी है? मॉडर्न। इसका मतलब ओल्ड राइटर्स यानी एंशियंट राइटर्स, और गाइज ये कौन है? मॉडर्न राइटर्स। इन दोनों के बीच के जंग को यहां पे दिखाया गया है, यानी इन्हीं के बैटल को दिखाया। तो हु इज द बेस्ट? क्वेश्चन यहां पे बनता है हु इज द बेस्ट। यानी एंशियंट कहते हैं भाई हम बी की तरह से हैं, एक यहां पे एलिगोरी दिखाई गई है अंदर ही। बी जो होती है वो दूर दूर जाती हैं और दूर जाके अपना शहद इकट्ठा करती हैं। तो सारी की सारी मेहनत इनकी दूर दूर जाके किसने किया? एंशियंट्स ने। मॉडर्न जो थे उन्होंने क्या किया?
स्पाइडर की तरह से वर्क किया, यानी कि स्पाइडर क्या होती है, वहीं पे अपना वेब बनाती है और उस वेब में आसपास के सारे जानवरों को कैद करके उनको मार पे अपना जिंदा रहती है। तो ये काम किसका था, मॉडर्न्स का। लेकिन मैं आपको बता दूं, जोनाथन स्विफ्ट ने एट द लास्ट ऑफ द बुक बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि मॉडर्न या फिर एंशियंट में से कौन बेहतर है। उन्होंने कहा अरे कुछ पेज मेरी बुक के फट गए या हट गए, एंड ही कुडंट गेस व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ दैट। तो इसे पढ़ने वाले के ऊपर छोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीराबेल एंड मीलामेंट, लेडी विशफोर्ड, ये कैरेक्टर्स कहां पे आते हैं गाइस, मैं बता दूं ये आते हैं द वेज ऑफ द वर्ल्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्क में आते हैं। जबरदस्त वर्क बेसिकली इन तीन कैरेक्टर्स में, जिसमें मीराबेल है, मीलामेंट है। मीलामेंट की शादी मीराबेल से होने वाली है। तो ये जो मीलामेंट है, यहां पे लड़की है, इसकी आंट जो है वो लेडी विशफोर्ड है। ये होना नहीं देना चाहती शादी इन दोनों की, क्योंकि इनका अपना एक नेफ्यू है, ये उससे कराना चाहती है, क्योंकि काफी बड़ी प्रॉपर्टी मीलामेंट के नाम आ रही है। लेकिन मीराबेल कैसे भी करके फाइनली इससे शादी करता है। तो ये वर्क हमारा कैसा है, द वेज ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है सब बच्चों को। अगले क्वेश्चन पे आते, जीबी शोज द डॉक्टर्स डिलेमा इज, तो डॉक्टर्स डिलेमा जो वर्क है ये क्या है और कैसा है, मैं आपको बता दूं गाइज, जीबी शो जबरदस्त लिखते थे, उनका ये प्ले था, इट वॉज अ प्ले बाय हिम। प्ले क्या मैं कह दूं आपको, जबरदस्त प्ले है। डॉक्टर्स डिलेमा में क्या है, यहां पे एक डॉक्टर है जिनका नाम है कोलेंसो। क्या है गाइज, कोलेंसो डॉक्टर है, और ये बड़े गरीब से डॉक्टर हैं, कोई खास नहीं है, लेकिन इन्होंने बड़ी जल्दी में एक इन्वेंशन किया है, एक दवाई खोजी है, काहे के लिए डिस्कवरी की है इन्होंने, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के लिए। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत यह है इनके पास में कि इनके पास स्टाफ भी कम है ना, और जितना भी रिसोर्स वगैरह होता है या हम कहें मैनेजमेंट ऐसा, वो भी छोटा है, क्योंकि गरीब हैं, ज्यादा पैसा नहीं है इनके पास। तो ये सिर्फ 10 पेशेंट्स को एक बार में ठीक कर सकते हैं, ओनली 10 पेशेंट्स ही वुड एडमिट। लेकिन होता क्या है, 50 पेशेंट्स आ जाते हैं। अब 50 में से देखते हैं कि किन किन का जीना ज्यादा जरूरी है या किन किन को वो बचाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 50 में से वो 10 को सिलेक्ट कर लेते हैं एक तरह से, राइट। लेकिन तभी क्या होता है, एक लेडी आती है जिसका हस्बैंड जो है वो बड़ा ही बीमार है, उसका हस्बैंड को अपने लेके आती है और वो कहती कि प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। दूसरी तरफ उसी के साथ में पढ़ा हुआ एक कलीग आता है, उस कलीग को भी जरूरत पड़ती है इसकी, वो कलीग कहता है मुझे बचाइए। अब बच्चों मुझे बताओ, इस लेडी का हस्बैंड है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन नहीं है, वो एक तरह से रॉग है मैं कहूंगा, क्योंकि उसकी कंडीशंस ऐसी हैं, वो जुआ खेलता है, ड्रिंक करता है एटसेट्रा। और ये जो कलीग है ये अच्छा पर्सन है, ही इज अ गुड पर्सन। तो वो किसको बचाएगा ये बताइए। अब यहीं पे फंस जाते हैं, यही डॉक्टर का डिलेमा है, मैं किसको बचाऊं। लेकिन फाइनली इस डॉक्टर को किससे थोड़ा थोड़ा लव हो जाता है, इस लेडी से जो अपने हस्बैंड को लेके आई है। वो थोड़ी मीठी बातें करती है, इसे प्यार में थोड़ा सा रखती है, तो फाइनली वो इसी में फंस जाता है, कलीग वाली को छोड़ देता है, इसको बचाने की कोशिश करता है। तो ये क्या था, डॉक्टर्स डिलेमा। इस वर्क के लिए इनको बुकर प्राइज मिला। सो जीबी शॉज द डॉक्टर्स डिलेमा वॉज अ, ये गाइस यहां पे ड्रामा है, आंसर हमारा क्या बनेगा, बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, फॉर विच वन टोनी मोरिसन वॉन नोबेल प्राइज। अब देखो गाइस, नोबेल प्राइज एक वर्क के लिए तो नहीं मिलता है, बट यहां पे जो लिखा है इनका वर्क बिलवेड, ये जबरदस्त था, इसके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े वर्क जो होते हैं, जो नोबेल प्राइज बुकर प्राइज एक्सेट्रा मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं नोबेल प्राइज के लिए भी। तो बिलवेड यहां पे उनमें से एक वर्क है, देख पा रहे हैं सब बच्चे। तो बिलवेड कैसा वर्क है बच्चों, टोनी मोरिसन का, जिसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला। अगले वर्क पे आते हैं, और जरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। इनमें से विक्टोरियन नॉवेलिस्ट बेसिकली कौन है, थॉमस कार्लाइल है, या तो कौन कौन है बच्चों, या तो थॉमस कार्लाइल है, फ्रांसिस बेकन है, जॉन डन है, या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड है। वही देखो विक्टोरियन नॉवेलिस्ट की अगर हम बात करें तो 100% ये हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड निकलेंगे, क्योंकि विक्टोरियन एज में वही थे। अगला क्वेश्चन बनता है, शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइन्स एंड ओलाइव ट्रीज, मार्बल वेल गवर्न्ड cities and ships upon untamed seas. These lines are from, ये कहां से आई है, तो गाइस ये बी से आई है, द शील्ड ऑफ एक्किलस। ये क्या है बच्चों,
ये बेसिकली W.H. Auden की एक W.H. Auden की क्या है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एंथोलॉजी है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो इन्हीं पोएम से ये लाइन ली गई है, शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइन्स एंड ओलाइव ट्रीज, है ना, 1955 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ इज, ओलिवर गोल्डस्मिथ बेसिकली कैसे नॉवलिस्ट हैं, अमेरिकन है, आयरिश है, इंग्लिश है या फिर फ्रेंच है। तो 100% गाइज वो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, आयरिश हैं, आयरिश नॉवेलिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 327 कहता है कि विलियम गोल्डिंग गॉट नोबेल प्राइज फॉर, किस वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए, मेजर फॉर मेजर के लिए। तो हम जानते हैं दोनों वर्क शेक्सपियर के हैं, हार्ट ऑफ द मैटर इनका है, ये भी इनका नहीं है, और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये जो वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये जबरदस्त वर्क था। मैं आपको बता दूं बुकर प्राइज विनर था और नोबेल प्राइज इन्होंने जीता था। तो ग्रेट राइटर ने लिखा था द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसकी कहानी क्या है, यहां पे एक ग्रुप ऑफ बॉयज है, एक ग्रुप ऑफ बॉयज है गाइज, वो एक प्लेन क्रैश हो जाता है तो वे एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पे उतर जाते हैं और यहां पे वो अपने कानून बनाते हैं, अपने खुद के लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पे कोई भी एडल्ट नहीं है, बड़ा नहीं है, तो इस वजह से इनके रूल्स वगैरह सबको लेके ये बड़े ही वॉयलेंट हो जाते हैं। यही कहानी है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की। अगला क्वेश्चन है द पोएट एनीड, द पोएट्री एनीड वॉज रिटन बाई, तो गाइज किसने लिखी थी, 100% ये एपिक लिखा था हमारे वर्जिल ने। सो वर्जिल हैज रिटन द पोएट्री एनीड, AENEID ऐसे करके हम इसको लिखेंगे, AENEID, एनीड। नाउ वी सी डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय, ये ट्रेजेडी किसने लिखी है, द डेथ ऑफ द सेल्समैन। तो गाइज मैं आपको बता दूं डेथ ऑफ द सेल्समैन एक ग्रेट वर्क था दैट वाज रिटन बाय आर्थर मिलर। ये किसने लिखा था बेसिकली हाँ जी, ये गाइज लिखा था इसमें ऑर्थर मिलर ने, करेक्ट बात। तो ऑर्थर मिलर ने इस बेसिकली इसमें क्या लिखा है, ये जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन है ये एक कैरेक्टर के ऊपर है जिसका नाम है विली लोमेन। क्या नाम है बच्चों, विली लोमेन। ये विली लोमेन क्या करता है बेसिकली, ये पूरा नॉवेल इसके 20 ट्रेजेडी 24 आवर्स बिफोर डेथ, 24 घंटे पहले उसकी डेथ से उसी पे बेस्ड है। एक्चुअली इसने बहुत सारा वर्क किया, ऑन द रोड ये रहा है, सेल्समैन रहा है, लेकिन फाइनली क्या देखता है कि ही हैज बीन फील्ड इन हिज लाइफ, उसके जो 2 बेटे हैं वो भी बेकार हैं, उनसे कुछ हो नहीं रहा है, इन्हीं चीजों को लेके उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन बेसिकली क्या है, एक ट्रेजेडी। हु इज द ऑथर ऑफ द डार्क रूम, गाइस बड़े ध्यान से देखिए, डार्क रूम ये लिखा किसने था, R.K. नारायण ने, इंडियन नॉवेलिस्ट। डार्क रूम में अगर मैं कहूं तो यहां पे सबसे मेन कैरेक्टर कौन है, सावित्री। कौन है बच्चों, सावित्री इज द मेन कैरेक्टर। इस सावित्री के 3 बच्चे हैं जिनका नाम क्या क्या है, कमला, बाबू एंड सुमाती। एक का नाम है बच्चों कमला, एक का नाम है बाबू और एक का नाम है सुमाती। ये 3 बच्चे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि सावित्री को अगर कभी भी कोई कुछ कहता है या फिर समथिंग शी फील्स and felt in her life that was the bitter or maltreatments she has gone through, तो वो क्या करती है, she goes to her dark room, वो अकेले में अपने डार्क रूम में पहुंच जाती है। तो यही डार्क रूम की कहानी है ना। जैसे एक तरह से सेफ्टी रूम वो अपने आप ढूंढ लेते हैं, तो उसी डार्क रूम में वो बार बार जाती है, उसी की कहानी द डार्क रूम में R.K. नारायण ने प्रेजेंट की है। तो मेन कैरेक्टर यहां पे कौन बना, सावित्री, शी इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ दिस वर्क। तो गाइज आज के इस सेशन में हम इतना ही वर्क करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय। इसको बढ़िया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी तरह से सीखें। थैंक यू।